नमस्ते स्टूडेंट्स। तो अब हम इस लेक्चर में बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। एल्केन के रासायनिक गुण। देखिए एल्केन के रासायनिक गुण में मतलब कि एल्केन की रिएक्शन किस किस से हम करवा सकते हैं और क्या क्या प्रोडक्ट हमें प्राप्त होंगे। ओके, क्या बात करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। एल्केन की रासायनिक गुण। ओके, बात करते हैं कि इनको पैराफिन कहते थे, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी। केमिकल इसका एक और नाम क्या होता है एल्केन का? पैराफिन। पैराफिन क्यों कहते हैं? क्योंकि पैरम और फिनर का मतलब क्या होता है? ये बहुत कम क्रियाशील होते हैं। ये क्या होते हैं? बहुत कम क्रियाशील होते हैं, लेकिन फिर भी इनकी कुछ के साथ क्रियाशीलता होती है। इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है, ये किसी किसी के साथ क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। पहली बात करेंगे इसमें, पहली रिएक्शन हैलोजनीकरण। पहली रिएक्शन हैलोजिनेशन। पहली रिएक्शन क्या होगी हमारी? हैलोजनीकरण। जैसा कि हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, हैलोजनीकरण मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाओं में क्या था? एल्केन की अभिक्रिया। एल्केन की अभिक्रिया हैलोजन से करवाने पर क्या कहा था हमने? एल्केन की अभिक्रिया हैलोजन से करवाने पर हमें क्या प्राप्त होते हैं? एल्केन हैलाइड प्राप्त होते हैं। जैसे बात करेंगे हम क्या कि देखो हैलोजन की अभिक्रिया जब तो हमें क्या प्राप्त होता है? एल्केन हैलाइड। और ये हम क्या लेते हैं? प्रकाश की उपस्थिति में या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, कोई सी भी रेडिएशन होती है प्रकाश की उपस्थिति कहते हैं सामान्यतः दृश्य प्रकाश या अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें। ये क्या बनाते हैं? एल्केन हैलाइड का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं कि ये मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया, जैसे हम बात करें मीथेन का क्लोरीनीकरण। किसकी बात करेंगे? क्या बनता है? क्लोरो मीथेन प्लस HCl। ये रिएक्शन आगे फॉर्म होती रहती है, जैसे कि सबको पता है कि ये आगे वापस किससे रिएक्शन करता है? Cl2 से डाइक्लोरोमीथेन, फिर वापस Cl2 से ट्राइक्लोरोमीथेन, देन अदर Cl2 से इसकी अभिक्रिया, और ये क्या बनाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन। जो हमने बात की इस मैकेनिज्म की, तो हमने कहा कि ये क्या होती है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, मुक्त मूलक अभिक्रिया होती है। देखते हैं मुक्त मूलक अभिक्रिया का मतलब क्या है, इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है। मीथेन का क्लोरीनीकरण से क्या मतलब है? देखो बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी जो रिएक्शन थी, बात करें कि यहां क्या होता है। फर्स्ट स्टेप में Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में 2 Cl रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। किसका निर्माण करता है? क्लोरीन रेडिकल का, क्लोरीन मुक्त मूलक का निर्माण होता है। उसके बाद में इस स्टेप को हम क्या कहते हैं? इनिशिएशन स्टेप, प्रारंभिक पद। अब हम क्या कहेंगे? प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन स्टेप का मतलब कि अभिक्रिया कैसे कैसे चल रही है। प्रोपोगेशन संचरण का पद, श्रृंखला संचरण का पद होता है। इस पद में क्या होता है कि मीथेन किसके साथ अभिक्रिया करता है? एक क्लोरीन रेडिकल के साथ, और क्या बनाता है? मिथाइल रेडिकल और HCl। देन ये मिथाइल रेडिकल Cl2 के साथ अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है? अब क्लोरोमीथेन की अभिक्रिया, ये किस में कन्वर्ट होता है? हमारे CH3 रेडिकल, या सॉरी इसकी बात जब मैं करूंगा कि ये किससे रिएक्शन कर लेता है? Cl रेडिकल से। ये किससे रिएक्शन करेगा? हमारा Cl रेडिकल से। तो क्या बनता है?
CH2Cl। ये मैं बात करूं कि जब हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारा क्या मिलता है, हमें CH2Cl रेडिकल प्लस HCl। CH2Cl रेडिकल की अभिक्रिया Cl2 से हम करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है CH2Cl2, देन अगेन CH2Cl2 रेडिकल किसके साथ अभिक्रिया करेगा, Cl रेडिकल के साथ, और क्या बनाता है CH रेडिकल प्लस HCl, देन अगेन CH रेडिकल प्लस Cl2 CCl4 रेडिकल, और देन ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये बात करें कि यहाँ ये Cl2 से अभिक्रिया नहीं करके Cl रेडिकल से अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है CCl4 प्लस HCl। इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेशन स्टेप, श्रृंखला समापन पर। इस प्रकार क्या होता है कि ये हेलोजनेशन रिएक्शन होती है, हेलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कि मीथेन की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाने पर मोनो डाई ट्राई एवं टेट्रा क्लोरो मीथेन का मिश्रण प्राप्त होता है। अब बात करते हैं हेलोजन की क्रियाशीलता। किसकी बात करेंगे, हेलोजन की क्रियाशीलता। हेलोजन की क्रियाशीलता की जब हम बात करते हैं, सबसे अधिक क्रियाशील फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, और सब सर्वाधिक क्रियाशील कौन है, फ्लोरीन। सबसे क्रियाशील, सबसे अधिक क्रियाशील फ्लोरीन होता है। जब हम बात करते हैं इस रिएक्शन में कि हम कभी भी देखते हैं हम एल्किल फ्लोराइड नहीं बनाते, क्यों नहीं बनाते, हम इसमें अभी एल्किल फ्लोराइड नहीं बना सकते क्योंकि फ्लोरीन बहुत अधिक क्रियाशील होता है। फ्लोरीन क्या होता है, बहुत अधिक क्रियाशील होता है, इसकी एक्सप्लोसिव नेचर होती है, ये विस्फोटक प्रकृति का होता है, इसलिए ये क्या हम यूज नहीं लेते, ये बहुत अधिक क्रियाशील होता है। अब दो एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम क्या देखते हैं, दो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बात करते हैं कि यदि CH3CH किसकी 2 मिथाइल प्रोपेन की अभिक्रिया, 2 मिथाइल प्रोपेन की अभिक्रिया Cl2 से हम करवाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। 2 मेथिल प्रोपेन की अभिक्रिया Cl2 से प्रकाश की उपस्थिति में करवाने पर दो आइसोमर प्राप्त होंगे। क्या क्या, CH3CCl प्लस CH3, एक हमें प्राप्त होता है टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, और एक क्या प्राप्त होता है हमें, आइसोब्यूटिल क्लोराइड, या फिर इनके IUPAC नाम 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन एंड अदर वन। सेकंड क्या है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल और प्रोपेन। ये हमें दो प्रतिस्थापित, दो आइसोमर प्राप्त होते हैं। और जब हम बात करते हैं वहीं CH3 अभिक्रिया Br2 से करवाते हैं वही प्रकाश की उपस्थिति में, तो यहाँ पे भी क्या होंगे, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और प्रोपेन, सेम टू सेम ऊपर वाले के जैसे, या फिर 1 ब्रोमो 2 मेथिल एंड प्रोपेन। जब हम देखते हैं इनकी लब्धि की बात करते हैं, जब हम इनकी किसकी बात करेंगे, अमाउंट की बात करते हैं, तो ये हमें प्राप्त होता है 63% और ये 37%। यहाँ ये 99% और ये लेस है 1%, 1% के आसपास होगा। बात करते हैं ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या बात है कि यहां जब हमने वही क्या 2 मेथिल प्रोपेन और यह पे भी क्या है, वही 2 मेथिल
अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें दो आइसोमर प्राप्त होते हैं, एक तो टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड या टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, और दूसरा आइसोमर हमें कौन सा प्राप्त होता है, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड या आइसोब्यूटिल क्लोराइड प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं इन दोनों आइसोमरों में कि पहली बात करें कि जो आपका तृतीयक है वो अधिक स्थायी होता है। बात करते हैं यहाँ क्या बनता है, फ्री रेडिकल का निर्माण होता है, इसलिए यह रेडिकल क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, इसलिए हमें ये ज्यादा मिलता है। लेकिन यहाँ दोनों में इतना अंतर क्यों, ये 63% 63% ही मिल रहा है और ये 99% आपको ऑब्टेन हो रहा है, मिल रहा है। इसका रीजन देखेंगे, रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा थी, क्लोरीन की। किसकी अभिक्रियाशीलता ज्यादा थी, क्लोरीन की। जिसकी क्रियाशीलता अधिक होती है उसकी वर्णात्मकता क्या होती है, उसकी सेलेक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अर्थात इसका मतलब देखें, सेलेक्टिविटी से क्या मतलब है कि जो क्लोरीन होता है, जो क्या होता है, क्लोरीन रेडिकल है, ये मोर रिएक्टिव है। ये क्या होता है, अधिक रिएक्टिव होता है, लेस स्टेबल होता है। क्लोरीन रेडिकल जो बनता है हमारा वो क्या बनता है, लेस स्टेबल बनता है, इसलिए उसको जहां जगह मिलती है वो वहीं अटैक कर जाता है। पहले जो मिल गया उसी पे अटैक किया और प्रोडक्ट बना दिया, समझ रहे हो। लेकिन जब बात करते हैं ब्रोमीन की, ब्रोमीन रेडिकल थोड़ा बड़ा होता है साइज में, इसलिए ये क्या होता है, स्टेबल होता है, लेस रिएक्टिव होता है। इसकी रिएक्टिविटी कम है, इसकी क्या है, रिएक्टिविटी कम है। तो ये जहां मोर स्टेबल प्रोडक्ट आ रहा है, जहां क्या आ रहा है आपके पास, मोर स्टेबल प्रोडक्ट आ रहा है, वहां अटैक करता है और अमाउंट अबंडेंस क्या आती है, बहुत ज्यादा प्राप्त होती है। इसलिए जो मोर रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव, अधिक क्रियाशील क्या होता है, लेस सेलेक्टिव। क्या काम है, मोर रिएक्टिव लेस सेलेक्टिव। और जब बात करते हैं जो लेस रिएक्टिव होता है वो क्या होता है, मोर सेलेक्टिव। एग्जाम्पल देख लिया हम कि जिसकी क्रियाशीलता अधिक है वो क्या होता है, लेस सेलेक्टिव होता है, कम वर्णात्मकता होता है। और जो बात करते हैं जो अधिक, जो कम क्रियाशील होता है वो मोर सेलेक्टिव होता है, वो क्या होता है, मोर सेलेक्टिव होता है। ओके, इसके बाद में हम बात करेंगे हैलोजनीकरण। समझ में आई क्या रिएक्शन थी, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसके बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट रिएक्शन नाइट्रीकरण। कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे, नाइट्रीकरण। देखते हैं नाइट्रीकरण अभिक्रिया क्या है, क्या कि एल्केन की अभिक्रिया, एल्केन की अभिक्रिया कंसंट्रेट HNO3 के साथ, क्या एल्केन की अभिक्रिया सांद्र HNO3 के साथ करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होते हैं, सॉरी नाइट्रो एल्केन प्राप्त होते हैं। वो भी कैसे कैसे, अलग अलग नाइट्रो एल्केन प्राप्त होते हैं। कौन कौन से प्राप्त होते हैं, अलग अलग नाइट्रो एल्केन प्राप्त होते हैं। जैसे बात करें कि हमने लिया क्या, प्रोपेन, इसकी अभिक्रिया किससे कराई, HNO3 से। 673 केल्विन के आसपास टेम्परेचर होता है। जब हम बात करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मेन प्रोडक्ट तो लेकिन जब बात करते हैं हमें इसके अलावा भी क्या क्या मिल जाते हैं, NO2 प्लस, ये क्या हुआ कि हमें केवल एक उत्पाद प्राप्त नहीं होता, हमें क्या क्या प्राप्त हुए, 2 नाइट्रोप्रोपेन, 1 नाइट्रोप्रोपेन, नाइट्रोइथेन और नाइट्रोमीथेन के क्या प्राप्त होते हैं, हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सल्फोनीकरण। सेकेंड रिएक्शन कौन से पढ़ेंगे हम, सल्फोनीकरण। अब बात करते हैं सल्फोनीकरण अभिक्रिया क्या है, क्या हम बात करेंगे कि जब एल्केन की अभिक्रिया, एल्केन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 से करवाई जाती है
एल्केन की अभिक्रिया हम किससे करवा रहे हैं? H2SO4 से। तो हमें क्या प्राप्त होते हैं? एल्केन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होते हैं। हमें क्या प्राप्त होते हैं? यहां से H और यहां से OH, और हमें क्या ऑब्टेन होते हैं? इसके लिए हम क्या कहेंगे? ये हमें क्या प्राप्त हुए? सल्फोनिक अम्ल प्राप्त हुए। अब जब बात करते हैं तो यहाँ एल्केन की क्रियाशीलता क्या होती है? 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। एल्केन की क्रियाशीलता जो हाइड्रोजन है, कौन सा हाइड्रोजन सबसे पहले निकलता है? 3 डिग्री, उसके बाद में 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ओके ओके, तो अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे, रीड रिएक्शन, रीड अभिक्रिया या क्लोरोसल्फोनीकरण अभिक्रिया। देखेंगे, बात करते हैं रीड अभिक्रिया क्या है। रीड अभिक्रिया की बात करते हैं तो हम क्या कहेंगे कि एल्केन की अभिक्रिया SO2 एवं HCl के साथ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की उपस्थिति में करवाने पर क्या प्राप्त होता है? एल्किल सल्फोनिक क्लोराइड। क्या कहते हैं इसको? एल्किल सल्फोनिल क्लोराइड। इसे हम क्या कहते हैं? एल्किल सल्फोनिल क्लोराइड प्राप्त होता है। ओके, HCl के साथ में Cl2 के साथ करवाने पर हमें एल्किल सल्फोनिल क्लोराइड प्राप्त होता है। बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। जब हम बात करेंगे तो इसमें हम लिखेंगे ताप अपघटन, थर्मोलाइसिस। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है? ताप अपघटन, थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस के लिए हम क्या कहते हैं कि जब हम एल्केन की गर्म करते हैं, क्या करते हैं? एल्केन को जब हम गर्म करते हैं, मान लीजिए ये मैंने किसको गर्म किया? एल्केन को जब हम क्या करते हैं? हीट करते हैं 773 से 973 केल्विन ताप पर, तो हमें क्या प्राप्त होते हैं? एल्किनों के मिश्रण प्राप्त होते हैं। हमें एल्किनों के मिश्रण प्राप्त होते हैं। हमें एल्किनों की क्या प्राप्त होते हैं? मिश्रण प्राप्त होते हैं। ओके, यह है थर्मोलाइसिस, ताप अपघटन। इसके बाद में हम बात करते हैं विहाइड्रोजनीकरण। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी? डिहाइड्रोजिनेशन। ध्यान से देखेंगे, विहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या? हाइड्रोजन का निकलना, और हाइड्रोजन के निकलते क्या बनती है? एल्कीन। जैसे बात करूं, इसको मैं क्या करूंगा? Al2O3 एल्यूमिना की उपस्थिति में उच्च ताप पर हम क्या करते हैं? इसको गर्म करते हैं। क्या करेंगे? उच्च ताप पर हम इसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं। जब इसमें गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है? एल्कीन। हमें क्या प्राप्त होती है? एल्कीन प्राप्त होती है। लेकिन जब बात करते हैं आप 6 या 6 से ज्यादा कार्बन, जैसे बात करूं, जब हमारे पास कार्बन कितने? 6 या 6 से ज्यादा कार्बन जब हम पास प्राप्त होते हैं, तो जब इसका क्या किया जाता है? एल्यूमिना की उपस्थिति में, Al2O3 की उपस्थिति में जब हम इसको गर्म करते हैं, जब हम इसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड प्राप्त होते हैं। हमें इससे क्या प्राप्त होगी? बेंजीन प्राप्त होती है। हमें क्या प्राप्त हुई? हमें बेंजीन प्राप्त होती है। ओके, यहां तक किसी को कोई समस्या? देखेंगे नेक्स्ट।
अब बात करते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन की। नेक्स्ट रिएक्शन है आइसोमराइजेशन, समावेवीकरण। नेक्स्ट अभिक्रिया कौन सी पढ़ेंगे हम? समावेवीकरण। समावेवीकरण में क्या होता है? CH3 CH2 CH2 और CH3। हम जानते हैं 3 कार्बन तक, प्रोपेन तक हमें किसी प्रकार का कोई समावेवी प्राप्त नहीं होता है। जब हम बात करते हैं किसकी? ब्यूटेन की अभिक्रिया, मैं किसकी? AlCl3 की उपस्थिति में करवाता हूं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त हुआ? 2 मिथाइल प्रोपेन। ये इसका क्या है? आइसोमर। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? समावेवीकरण। या ये इसका क्या होता है? ये दोनों आपस में समावेवी है। कौन से समावेवी है? श्रृंखला समावेवी पढ़ाया है आपको। क्या कहेंगे श्रृंखला समावेवी में? इस अभिक्रिया में क्या हुआ? AlCl3 AlBr3 कुछ भी हो सकता है। क्या? AlBr3 FeCl3। ठीक है। अब मैं बात करूं कि जब हम एल्केन की AlCl3 या AlBr3 से जब अभिक्रिया करवाते हैं, इनको गर्म करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? इसके समावेवी प्राप्त होते हैं। इनके क्या प्राप्त होते हैं? हमें समावेवी प्राप्त होते हैं। कोई दिक्कत? इसका नाम क्या है? ब्यूटेन। क्या नाम है? ब्यूटेन। और इसका नाम क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेन। या फिर बात करें तो इसको क्या कहते हैं? आइसोब्यूटेन। कोई दिक्कत यहां तक? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी कंबक्शन रिएक्शन, दहन अभिक्रिया। दहन में क्या कहेंगे कि जब एल्केन को क्या किया जाता है? जब एल्केन को वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं? जलाते हैं। एल्केन को वायु की उपस्थिति में जब जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें क्या प्राप्त होता है? हाँ, हमें कार्बन डाइऑक्साइड, हमें क्या प्राप्त होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होते हैं। ध्यान रखना, दहन अभिक्रिया क्या है कि जब एल्केन को वायु की उपस्थिति में, एल्केन को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, एल्केन को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्राप्त होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया किसकी थी? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। एल्केन की बात करते हैं हम क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके रासायनिक गुण थे एल्केन के। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम किस चीज की बात करेंगे इसमें कि कई ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है। कई क्या होती है? ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है। उनमें जो डायग्राम होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन पहले बात कर चुके हैं हम। क्या होता है एक्सोथर्मिक का मतलब? क्या होता है एंडोथर्मिक का मतलब? काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन या ऑर्गेनिक रिएक्शन की भी हम बात कर चुके हैं कि यहाँ क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग। क्या? अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करता है? इफेक्टिव कोलिजन या कोलिजन फ्रीक्वेंसी की जब हम बात करें। मैं क्या कहना चाहता हूं, ध्यान से समझेंगे कि कोई भी अभिक्रिया का वेग, कोई अभिक्रिया कितनी गति से संपन्न हो रही है, उस अभिक्रिया का वेग क्या है, कौन सी अभिक्रिया कितनी जल्दी संपन्न होगी, ये किस पर निर्भर करता है? संगत कोलिजन फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है। अब बात करते हैं संगत आवृत्ति क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि जब देखो दो बातें होती हैं, ठीक है, दो बातें पढ़ेंगे हम। क्या क्या पढ़ेंगे कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या कि इकाई समय में या इकाई आयतन में, इकाई समय में होने वाली टक्करों की संख्या कोलिजन फ्रीक्वेंसी या कोलिजन आवृत्ति, संगत आवृत्ति कहलाती है। बात करते हैं कि कोलिजन होती है, जैसे बात की ये अणु
दोनों आपस में क्या करते हैं, टक्कर करते हैं। ये दोनों अणु क्या करते हैं, आपस में टक्कर करते हैं। इन दोनों की जब टक्कर होती है उससे हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कितनी प्राप्त होनी चाहिए, कम से कम कितनी होनी चाहिए, हमें कम से कम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना या फिर एक्टिवेशन ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा जितनी प्राप्त होनी चाहिए, कम से कम कितनी प्राप्त हुए, सक्रिय ऊर्जा के बराबर की हमें क्या प्राप्त होनी चाहिए, ऊर्जा प्राप्त होनी चाहिए। दूसरी बात करें कि जब ये दोनों टकराएं, जब ये क्या दोनों अणु आपस में टकराते हैं तो इनका क्या ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, इनका नियमित क्या होना चाहिए, ओरिएंटेशन इनका क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बात करते हैं, सबसे पहले दो बातों की बात करते हैं कि कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कब बदलेगा, कोई भी अभिकारक उत्पाद में कब परिवर्तित होगा। पहली बात कि दो अभिकारकों के मध्य टक्कर हो, दो अभिकारकों के मध्य क्या हो, टक्कर हो, और टक्कर हो के आप सभी जानते हैं अपना एनर्जी प्रोफाइल कैसा होता है। यहाँ क्या होती है एनर्जी और यहाँ प्रोग्रेस। बात करते हैं ये एनर्जी किसकी है, रिएक्टेंट की। जब मैं कहता हूं कि ये टक्कर करके क्या बना ले, इतनी एनर्जी होनी चाहिए, क्या उन टक्करों से इतनी एनर्जी जनरेट हो कि वो क्या बना दे, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर दे। वो किसका निर्माण कर दे, एक सक्रियत संकुल का निर्माण कर दे, या फिर उस पर्वत की चोटी को छू ले। क्या अभी बात करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, वैसे पढ़ा हुआ तो है आपका, क्योंकि मैं क्या कहूँ कि ये इन दोनों रिएक्टेंट के बीच में इतनी टक्कर हो जाए कि ये क्या यहां तक पहुंच जाए, एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रिय संकुल तक पहुंच जाए, तो क्या होना चाहिए। और दूसरी बात, सक्रिय संकुल तक पहुंच भी गए, मान लो उनकी एनर्जी भी क्या है इससे भी ज्यादा है, लेकिन क्या उनका ओरिएंटेशन सही है, उनका ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, बिल्कुल रेगुलर होना चाहिए। उसके बाद में जो भी प्रोडक्ट आ रहा है, जैसे भी एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, उसकी बात नहीं करेंगे अपन अभी। अब बात करते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, कि वह आवश्यक ऊर्जा जो रिएक्टेंट को, जो अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित कर सकती है, क्या कहलाती है, सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। वो क्या कहलाती है हमारे लिए, सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। अब बात करते हैं कि अगर ऐसी रिएक्शन हो, ये तो क्या है एक स्टेप में कंप्लीट होने वाली रिएक्शन, अगर ऐसी रिएक्शन मिल जाए हमारे को जो दो या दो से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है, जो किसमें कंप्लीट हो रही हो, दो या दो से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रही हो। जैसे मैं बात करूं, अभी हम देखते हैं प्रोफाइल डायग्राम होगा हमारे पास, देखेंगे कैसा डायग्राम। देखिए जब मैं बात करूं, ये क्या है एनर्जी, इस पे प्रोपोगेशन ऑफ रिएक्शन प्रोसीड करती है, एनर्जी यू। बात करते हैं ये आपके रिएक्टेंट की एनर्जी, पीएस फर्स्ट, और ये क्या है हमारा। अब बात करते हैं टीएस फर्स्ट क्या है और टीएस सेकंड क्या है। इस प्रकार की अभिक्रिया में देख रहे हैं, क्या आपको दो पद दिखाई दे रहे हैं, हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, दो पद दिखाई दे रहे हैं। अब देखो यहाँ क्या है, ये टीएस फर्स्ट क्या कहा मैंने, टीएस सेकंड क्या कहा, E1 क्या है, E2 क्या है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये क्या है हमारा इंटरमीडिएट, ये हमारे लिए क्या है, हमारा मध्यवर्ती। ये क्या है हमारे लिए, हमारा मध्यवर्ती है। देखते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले मैं क्या कहूंगा कि टीएस फर्स्ट ये, तो क्या ये E1 हुई, ठीक है, और ये टीएस सेकंड है, तो ये मेरे लिए क्या हुई E2।
ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुई, सेकंड हुई आपके लिए, और वो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, फर्स्ट है। अब मैं बात करूं कि इस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं हमारे पास में, हमारे पास क्या है, इस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। देखिए अब इस डायग्राम को ध्यान से देखना, क्या जो ये पहली ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, क्या पहली जो आपकी ट्रांजिशन स्टेट संक्रमण अवस्था बन रही है उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा, तो वो क्या है, इजीली आराम से किस में कन्वर्ट हो गई, इंटरमीडिएट में। इस किस में परिवर्तित हो गई, इंटरमीडिएट में परिवर्तित हो गई, मध्यवर्ती के रूप में क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। और जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट है उसके लिए क्या है, उसको अधिक एनर्जी गेन करने की आवश्यकता नहीं, उसको अधिक, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, यहाँ ज्यादा है, फिर ये क्या है, धीरे धीरे कम होती है। उसके बाद में आपका एक स्थायी मध्यवर्ती का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, स्थायी मध्यवर्ती का निर्माण होता है। ओके, अब देखिए इस डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं कि हमारी जो E1 है, एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट, सक्रिय ऊर्जा प्रथम, वो क्या बता रही है कि क्या कह रहे हैं हम, रिएक्टेंट से, और ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट से अभिकारक से जो इंटरमीडिएट बनने के लिए क्या है, ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, कम होती है। क्यों कम है, क्योंकि इसकी सक्रिय ऊर्जा क्या है, ज्यादा है। अब बात करते हैं कि ये कम है तो फिर ये क्या हो गई, ज्यादा हो गई। पहली बात, पहली क्या लिखेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट क्या है, इज लोअर देन, is lower than rate of formation of product। क्या कहा हम, ध्यान से समझना मेरी बात, क्या कहते हैं हम कि E1 हमारे लिए ज्यादा है, E1 ज्यादा है, ये पहाड़ी की चोटी ज्यादा है, तो कम लोग यहाँ पहुंचेंगे। कम लोग पहुंचने का मतलब क्या है कि इंटरमीडिएट मध्यवर्ती के बनने की दर क्या होती है, कम होती है। यहाँ क्या होती है, मध्यवर्ती की दर बनने की दर क्या होती है, कम होती है। उसके बाद में जब हम बात करते हैं E2 की, तो क्या यहाँ हमारे लिए E2 कम है, तो इंटरमीडिएट इजीली किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। हमारा मध्यवर्ती आसानी से किस में रूपांतरित हो रहा है, उत्पाद में बन रहा है। देखो पहली बात क्या की, ये लंबा है तो यहाँ से आदमी कम चढ़ पाएंगे, कम चढ़ेंगे तो कम पहुंचेंगे, कम पहुंचेगा मतलब क्या है, रेट कम है। मान लीजिए जितने भी आए, ये थोड़ा बहुत ही गैप था, चढ़ के कहाँ चले गए, प्रोडक्ट की तरफ चले गए। तो क्या कहना चाहता हूँ कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट के बनने की दर क्या होती है, उत्पाद के बनने की दर से कम होती है। अब बात करते हैं सेकंड, कि यहाँ जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या होता है, इंटरमीडिएट इज लेस स्टेबल। क्या काम है कि जो आपका इंटरमीडिएट होता है, मध्यवर्ती होता है, वो क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। मतलब क्या है लेस स्टेबल का, ध्यान से समझेंगे कि देखिए जैसे ही किस में कन्वर्ट हुए, इंटरमीडिएट आया, जैसे ही आपका क्या बना, मध्यवर्ती बना, मध्यवर्ती के बनते ही ये जल्दी से किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में। तो क्या मध्यवर्ती थोड़ी सी देर के लिए ही बना, मध्यवर्ती क्या है, थोड़ी सी देर के लिए बना, इसलिए हम क्या कहते हैं कि मध्यवर्ती यहाँ क्या होता है, लेस स्टेबल मध्यवर्ती। क्या बात करेंगे, मध्यवर्ती कम स्थायी होता है। ओके, दूसरी बात करते हैं हम दूसरे प्रोफाइल, दूसरे टाइप के रिएक्शंस का। देखिए ये दो टाइप के डायग्राम होते हैं आपके। अगर जब हम बात करते हैं टू स्टेप रिएक्शन है हमारी कोई, तो उसमें दो टाइप से डायग्राम बनते हैं, दोनों टाइप आपको बतानी। अब बात करते हैं एक डायग्राम और कौन सा है हमारे पास, मान लीजिए ये है एक डायग्राम हमारे पास क्या बने, मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ आते हैं, फिर उसके बाद अब वो ऊपर रहता है नीचे रहता है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, उस चीज की बात नहीं करूँ। ये क्या है हमारे लिए E1, और ये हमारे लिए क्या है, थोड़ी बराबर सी लगी है और ऊंचा कर दो, और ये हमारे लिए क्या है E2, और ये क्या बन रहा है, ये रिएक्टेंट
ये हमारे लिए प्रोडक्ट और ये क्या, इंटरमीडिएट। अब बात करते हैं, सबसे पहले देखो यहाँ क्या है, E1 इज लेसर देन E1 का मान क्या है, E2 से कम है। E1 का मान E2 से कम है का मतलब क्या है कि इंटरमीडिएट के बनने की दर, मध्यवर्ती के बनने की दर उत्पाद के बनने की दर से क्या होगी, अधिक होगी। क्या कहा कि मध्यवर्ती के बनने की दर उत्पाद के बनने की दर से क्या होती है, अधिक होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ ये जो बैरियर है, यहाँ ये जो बैरियर है ये क्या होता है, ये छोटा है, ये क्या है, छोटा है, तो अधिक लोग यहाँ पहुंचेंगे। या क्या है, ये बैरियर ज्यादा है तो यहाँ क्या पहुंच पाएंगे, कम आदमी पहुंच पाएंगे। इसलिए मैंने क्या कहा कि ये बनने की दर, इंटरमीडिएट के बनने की दर, मध्यवर्ती के बनने की दर उत्पाद के बनने की दर से अधिक होती है, पहली बात। दूसरी बात कहते हैं कि मान लीजिए ये आपका प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट बने बाद में ये बनने में, इसको बनने में टाइम लग रहा है, सॉरी ये क्या बन रहा है, इजीली बन रहा है, लेकिन ये क्या इसमें कन्वर्ट इजीली हो पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसको यहाँ पहुंचने में टाइम लगता है, तो यहाँ बहुत कम जाएंगे। मतलब ये क्या होता है, इंटरमीडिएट क्या है, यहाँ पे स्टेबल बनता है। क्या इंटरमीडिएट कैसा होता है, स्टेबल होता है। यहाँ स्थायी मध्यवर्ती का निर्माण होता है। स्थायी मध्यवर्ती का निर्माण क्यों है, मान लीजिए जितने भी आदमी यहाँ आए, 100 आदमी आए, 100 में से थोड़े बहुत ही पहुंच पाए। अब जब हम बात करते हैं थोड़े बहुत ही पहुंच पाए, मतलब ज्यादा आदमी तो यही है, हम क्या कह रहे हैं कि ये मध्यवर्ती कैसे बने, स्थायी मध्यवर्तियों का निर्माण होता है। ये किसका निर्माण हुआ, स्थायी मध्यवर्ती का निर्माण होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक एल्केन में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे साइक्लो एल्केन की। हम अगली बात किसकी करते हैं, साइक्लो एल्केन की। ओके।